हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आज सबकी स्टडी भी इसी तरह चल रही होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं फ्रेंड्स क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 धातु तथा अधातु का। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके पहले फ्रेंड्स हम लोग पार्ट 2 लाए थे। सिर्फ पार्ट 2 में 2 पार्ट में क्लियर नहीं हो पाया था इस चैप्टर का कुछ टॉपिक। तो जो बचा हुआ पार्ट है टॉपिक है उसको हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। क्या टॉपिक कहता है इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। क्योंकि क्लास 10 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि इससे सवाल एग्जाम में बहुत बार आते हैं। वेटेज चैप्टर आपका, ठीक है। उसमें हम लोग क्या सीखेंगे इस वीडियो में, तो हम इस वीडियो में हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे। आयनिक यौगिक के गुण को सीखेंगे, जिसके पहले हम लोग सीखे तो आयनिक यौगिक के बारे में, आयनिक बंधन के बारे में, सहसंयोजक बंधन के बारे में। तो हम लोग यहाँ आयनिक के गुण के सीखेंगे, ठीक है, उसका गुण। फिर हम लोग सीखेंगे खनिज के बारे में, अयस्क के बारे में सीखेंगे। फिर हम लोग सीखेंगे धातु कर्म के बारे में कि धातु कर्म मेटलर्जी क्या कहलाता है। फिर गैंग के बारे में, फ्लक्स के बारे में, गालक के बारे में, भर्जन, निष्तापन, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, सेन प्लावन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, अयस्कों का सांद्रण, है ना। ये सब चीजों को हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट या एग्जाम पॉइंट से भी, ठीक है। तो हम लोग इसके पहले जिस प्रकार से हम लोग चैप्टर 1, 2, 3 को समाप्त किए थे पार्ट वाइज, उसी प्रकार से हम लोग इसको भी समाप्त करने वाले, ठीक है। तो इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, और कुछ भी सीखेगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, आयनिक यौगिक का गुण क्या क्या होता है। तो मैं बता दूं तो कि आयनिक जो यौगिक का गुण जो था, तो चलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, आयनिक यौगिक गुण को देते हैं, गुण क्या क्या कहता है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में साले बहुत आते हैं तो बोल देता है कि आयनिक यौगिक के गुणधर्म को लिखे, ठीक है। तो देखते हैं गुण क्या कहता है इसका। तो दोस्तों क्या जाएगा, आयनिक यौगिक गुण क्या क्या हो जाएंगे आपको। तो पहला गुण में क्या जाएगा, देखिए आयनिक जो यौगिक होते हैं, जितने भी आपका आयनिक कंपाउंड बने फ्रेंड्स, सारे आपका ठोस होते हैं, याद कर लीजिएगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बनाया था, आपको सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सब आपको मैं जो बताया बनाया था, आपका आयनिक कंपाउंड बनाया था बॉन्ड के द्वारा, आयनिक बंधन के द्वारा। तो सारा आपको ठोस होता है। क्यों ठोस होते हैं, सोचिए जरा। देखिए ठोस इसलिए होता है ना दोस्तों, क्योंकि आयनिक जो कंपाउंड होते हैं उनके बीच में ना एक आयनिक मजबूत आकर्षण बल पाया जाता है ना। जो कंपाउंड जो बना था सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे Na जो Cl बना था ना, इसके बीच में ना दोस्तों एक मजबूत आकर्षण बंधन पाया जाता है, एक मजबूत अट्रैक्टिव बॉन्ड पाया जाता है, जिसके कारण इसको तोड़ना मुश्किल होता है। इसलिए क्या होता है ना, ये आपका एकदम बहुत ही कस के पकड़े रहते हैं एक दूसरे को, इसलिए ठोस अवस्था में होता है। तो कोई पूछा तो क्या बताना है कि आयनिक जो यौगिक होते हैं वो ठोस होते हैं, क्योंकि इनके बीच मजबूत आकर्षण बंधन होता है। पहला गुण हो गया आयनिक यौगिक का। दूसरा गुण क्या कहता है, आयनिक यौगिक का क्वथनांक तथा गलनांक उच्च होता है। मतलब अब आप ही दिमाग लगाइए कि जब आयनिक यौगिक के बीच मजबूत आकर्षण बंधन है, बल है, तो उसको तोड़ना मुश्किल होगा कि नहीं होगा, होगा। तो गलनांक और क्वथनांक में क्या करते हैं हम लोग जो यौगिक को क्या तोड़ते हैं, उसको डिस्टर्ब करते हैं, है ना। तब तो भाई गलता है यौगिक, गलना, उबलना, है ना, पिघलना, सब क्या है, जब उसका कंपाउंड टूटते हैं। तो इसीलिए क्या होता है ना, क्वथनांक इसका ऊंच होता है। क्यों ऊंच होता है, क्योंकि इसके बीच में ना बहुत मजबूत बंधन पाया जाता है, और उस बंधन को ना, उस बॉन्ड को ना तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। और ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता हो रहा मतलब ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, यानी कि ज़्यादा तापमान चाहिए, यानी कि उसका गलनांक तो क्वथनांक उच्च होगा, है ना। ये हो गया आपका आयनिक यौगिक का गुण। दूसरा नंबर, थर्ड गुण क्या कहता है, आयनिक या वैद्युत संयोजक यौगिक जल में विलय होते हैं। विलय का मतलब घुलनशील होते हैं। आप सोडियम क्लोराइड को यदि वाटर में घोल दीजिएगा ना तो घुल जाएगा। आप लोग नमक वगैरह देखोगे, नमक आपका क्या आता है, वो जैसे आयनिक यौगिक है, तो नमक को घोलते होंगे पानी तो घुल जाता होगा, विलय हो जाता होगा। तो ये आयनिक यौगिक का एक गुण है अपना, कि जल में घुलनशील होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है ना। और चौथा गुण बहुत ही मेजर गुण है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका अपने आप में बहुत खासियत बना देता है। क्या, आयनिक जो यौगिक जो होता है ना, द्रवित या घुलित अवस्था में विद्युत का सुचालक होते हैं। मतलब इससे करंट का फ्लो होता है। जैसे मान लीजिए नमक को घोल दीजिएगा पानी में और उसमें से करंट फ्लो करेगा, तो आपको करंट फ्लो होने लगेगा। तो यही गुण होता है इसका, कि जब आयनिक यौगिक जब द्रवित अवस्था है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में या घुलित अवस्था में रहते हैं, तब उनसे क्या होता है, करंट का फ्लो होता है, करंट का प्रवाह होता है ना। तो ये इसका अपने आप में गुण होता है। और दोस्तों ऐसे देखिए, आपका ना यदि ठोस अवस्था में रहेगा फिर आपका आयनिक कंपाउंड, तो उससे आपका करंट फ्लो नहीं हो सकता। तो इन वन केस सिर्फ क्या आपका है, बस क्या रहेगा, वेन एवर जब कभी भी क्या रहेगा आपका लिक्विड फॉर्म में रहेगा।
तो लिक्विड फॉर्म में रहेगा तभी से करंट का फ्लो होगा, है ना, सॉलिड फॉर्म में नहीं होगा। तो ये आपका आयनिक यौगिक का गुण हो गया। अब हम लोग का क्या पढ़ेंगे, खनिज के बारे में पढ़ते हैं, अयस्क के बारे में पढ़ते हैं। तो खनिज क्या होता है भाई, देखिए हम लोग जितने भी धातुओं को प्राप्त करते हैं फ्रेंड्स, आपको पूरा जो आपको भी धातु, एल्युमिनियम ले लीजिए, सोडियम, है ना, आपका लोहा ले लीजिए, आपका कॉपर ले लीजिए, सारा का सारा धातु को प्राप्त फ्रेंड्स हम लोग क्या कहते हैं, खनिज से करते हैं। और खनिज में बहुत सारे पदार्थ रहते हैं, बहुत सारे धातु रहते हैं, लेकिन उनको निकालने का ना प्रोसेस अलग अलग होता है। ऐसे नहीं है कि बस मैं पकड़ के ले आया, अंदर से एक कुदारी मारा, कुदारी से निकाल लिया, कोई खनिज वगैरह खनिज से निकल जाएगा, नहीं, उसको निकालने का प्रोसेस होता है कि पहले क्या करना है, फिर उसमें से अशुद्धि को हटाना है, सांद्रण करना है ना, निष्तापन करना है, भर्जन करना है, शुद्धिकरण करना है, निष्कर्षण, तब ऐसे उसका एक प्रोसेस होता है। तो उस प्रोसेस वाइज आपको करना पड़ेगा, तभी आपको धातु प्राप्त होगा। ऐसा लोहा वगैरह इस्तेमाल करते होंगे, तो लोहा ऐसे नहीं इस्तेमाल होता है, उसको एक स्टेप होता है, उस स्टेप से निकाला जाता है खदानों से, है ना। तो ये चीज़ को आप समझना पड़ेगा। तो हम लोग इसी चीज़ को समझेंगे इसी वीडियो में, है ना। तो खनिज को समझते हैं, खनिज क्या होता है, अयस्क क्या होता है पहले, ठीक है। तो फिर चलिए हम लोग क्या करते हैं, खनिज के बारे में समझते हैं, खनिज क्या होता है, ठीक है। देखिए खनिज आपको पूरा प्रकृति में मिल जाएगा, पूरा भू प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, वो पूरे पृथ्वी के अंदर जितने भी जो पाए जाते हैं पदार्थ हैं, मिनरल्स हैं, वो सारे क्या कहते हैं, भू प्रॉपर्टी कहलाते हैं। तो हम लोग को खनिज यदि प्राप्त करना होगा तो कहाँ से मिलेगा, हम लोग को भू प्रॉपर्टी से मिलेगा। तो बात यहाँ पे ही लिखा गया है कि प्रकृति में धातु की प्रकृति का मुख्य स्रोत भू प्रॉपर्टी है ना, भू प्रॉपर्टी। और जिसमें आपको देखिए तो आपको जो धातु में लोग निकालेंगे ना, वो धातु दो तरह के मिलेंगे आपको भू प्रॉपर्टी में। एक आपका स्वतंत्र रूप से रहेगा, एक आपका संयुक्त रूप से रहेगा। संयुक्त का मतलब क्या होता है, किसी से जुड़ा हुआ रहेगा, यानी उसको निकालने के लिए ना उसमें से अशुद्धियों को हटाना पड़ेगा, उसमें आपको कोई अलग तत्व रहेंगे, उस संयुक्त अवस्था में कहलाते हैं। अब कुछ धातु के अंदर स्वतंत्र फ्री रहेंगे, बस आपको निकालिएगा, उसको यूज में लाइए। जैसे सोना चांदी है, आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, उसे कुछ नहीं करना है, बस धरती से निकालिए, थोड़ा सा साफ वगैरह करिए, उसको यूज में लाना स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन आपको बोले कि एल्युमिनियम को निकालो, लोहा को निकालो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको प्रोसेस से गुजारना पड़ेगा। अयस्कों का सांद्रण, पृथक्करण, निस्तापन, भर्जन, जारण, है ना, परिष्करण, बहुत सारा प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, तब आपको होना पड़ेगा। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि प्रकृति का मुख्य भू प्रॉपर्टी है जिसमें धातुएं स्वतंत्र अवस्था, जिसमें कम क्रियाशील वाले रहते हैं, आपका सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया, तथा संयुक्त अवस्था इसमें आपका अधिक क्रियाशील में पाए जाते हैं। तो जितने भी आपका धातुएं संयुक्त अवस्था में रहते हैं वो अधिक क्रियाशील कहलाते हैं, और जितने भी धातुएं आपका स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं वो कम क्रियाशील कहलाते हैं। जैसे सोना है, चांदी है, कम क्रियाशील है, किसी से भी क्रिया नहीं करता है, ना पानी से भी क्रिया करेगा, ना वायु से भी क्रिया करेगा, इसलिए सोना चांदी को ज़्यादा आभूषण बनाने में प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसका क्षय वगैरह नहीं है, तो चमक बना रहता है ना। तो ये हमारा हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया खनिज के बारे में, अयस्क के बारे में। अब बढ़ते खनिज के पढ़ते, खनिज क्या होता है, मिनरल्स क्या होता है। परिभाषा क्या बोलता है कि पृथ्वी के भू पट्टी में पाए जाने वाले धातुयुक्त ठोस पदार्थ खनिज कहलाते हैं। खनिज किसको बोलेंगे, खनिज उसको बोलेंगे फिर जो हमारा क्या होगा, धातुयुक्त रहना चाहिए, ठोस पदार्थ रहना चाहिए, उसको बोलेंगे खनिज, उसको बोलेंगे मिनरल्स, है ना। जिससे आपका बहुत सारे मिनरल्स में आ जाएगा, है ना, बहुत एल्युमिनियम हो गया, आपका लोहा हो गया, आपका जस्ता जिंक हो गया, तांबा हो गया, इसे सब आपका खनिज के रूप में पाए जाते हैं भू प्रकृति में, है ना। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अयस्क के बारे में पढ़ेंगे। तो खनिज और अयस्क में पता क्या होता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि खनिज अयस्क तो वो क्या करते हैं, सिमिलर समझ लेते हैं दोनों को, लेकिन बहुत ही बड़ा डिफरेंस क्या है दोस्तों कि खनिज और अयस्क में डिफरेंस क्या है। अयस्क उसको बोलेंगे ना जिस खनिज से हम लोग को आसानी से कम खर्च में सुगमता पूर्वक धातु निकल जाए, उसको अयस्क बोलेंगे। जैसे मान लीजिए आप जहाँ स्टेट में रहते होंगे, मान लीजिए कोई छत्तीसगढ़ वगैरह या कहीं झारखंड वगैरह है, तो वहाँ पे बहुत सारे पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे बहुत सारे खनिज रहते हैं, लोहा वगैरह, लेकिन सारे पहाड़ियों से लोहा नहीं निकाला जाता है। हम लोग उस पहाड़ी से लोहा निकालेंगे जिस पहाड़ी में लोहा आसानी से निकल जाए, कम खर्च में निकल जाए, सुगमता पूर्वक निकल जाए, तो उसको बोलेंगे अयस्क। बात समझ आया, सब जगह लोहा रहता है, लेकिन हम लोग उस लोहा को निकालते हैं, उस जगह से निकालते हैं जहाँ से कम खर्च में निकल जाए, तो उस हम लोग बोलेंगे अयस्क बोलेंगे। अयस्क का मतलब होता है क्या, वे खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण कम खर्च में एवं सुगमता पूर्वक हो, अयस्क कहलाता है। जिससे बहुत सारे धातुओं का अयस्क होता है, जैसे एल्युमिनियम का अयस्क होता है, क्या होता है आपका हेमाटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है ना, आपका सीडेराइट होता है,
ये सब लोहा का अयस्क है। एल्युमिनियम का अयस्क जैसे है आपका बॉक्साइट है, आपका एल्यूमिना है, कोरंडम है, तो ये सब क्या एल्युमिनियम के अयस्क है। मतलब इन सब पदार्थों से हम लोग ना एल्युमिनियम को निकाल सकते हैं, एल्युमिनियम का निष्कर्षण हो सकता है आसानी तरीके से। ये अयस्क का मतलब होता है जनरली, है ना। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों, खनिज अयस्क में क्या होता है, आपको जितने भी खनिज होंगे दोस्तों, आपका जितने भी खनिज होंगे, आपका जितने भी अयस्क होंगे ना, वो सारे खनिज कहलाएंगे, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं कहलाएंगे। हम सारे खनिज को अयस्क नहीं बोल सकते हैं, बट हम सभी अयस्क को खनिज बोल सकते हैं। ये नोट करके लिख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, कन्फ्यूजन कर देता है बच्चों को कि निम्न में कौन कथन सही है, बच्चे कन्फ्यूजन आता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या लिखूंगा, सभी अयस्क खनिज कहलाते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। मैंने ही बताया ना भाई कि अयस्क किसको बोलेंगे, जो कम खर्च में निकल जाए, क्योंकि हम लोग के राज्य स्टेट में बहुत सारे जगह हैं, एरियाज हैं जहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं, बट हम लोग उसका यूज नहीं करते हैं। हम लोग उसी को यूज करते हैं जहाँ से कम खर्च में निकल जाए। हमारे इंडिया में ही देख लीजिए ना, सब जगह है पाया जाता है लोहा, लेकिन झारखंड से कहाँ यूज करते हैं, क्योंकि झारखंड में लोहा आसानी से निकल जाता है ना। आप सुने होंगे वहाँ पे जमशेदपुर जी टाटा शहर भी बसाया गया, तो वहाँ पे आपका टाटा स्टील बहुत फैक्ट्री बड़ा हो गया, तो वहाँ पे जनरली लोहा ही ना ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है झारखंड में। अगला है धातु कर्म। धातु कर्म अंग्रेजी में बोलते हैं मेटलर्जी। इसका मतलब क्या होता है, तो मेटलर्जी कुछ नहीं है, अयस्क से हम लोग धातु को शोधन यानी कि साफ करना एंड निष्कर्षण की प्रक्रिया को ही धातु कर्म बोलते हैं। धातु कर्म क्या बोलते हैं हम लोग, अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण एवं शोधन की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, धातु कर्म बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आप अयस्क धातु के निकालें, उसको साफ सुथरा किए, यूज में लाए, वही पूरा जो प्रोसेस होगा ना, वही धातु कर्म कहलाएगा, है ना। मेटलर्जी, अयस्कों से धातु के निष्कर्षण एवं शोधन की प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती है। ये आपको मेटलर्जी का डिफिनेशन होगी। अगला है फ्रेंड्स क्या हमारा, अयस्कों का सांद्रण किसे कहते हैं, तो अयस्कों का सांद्रण क्या बोलते हैं, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करना ही इसका सांद्रण कहलाता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, आप लोग निकालने गए लोहा को, ठीक है, कहीं पहाड़ी इलाका से निकालने गए, देखें कि भाई लोहा के साथ कुछ अलग पदार्थ आ गया, खराब पदार्थ आ गया, जो उसका वो यूज ही नहीं है, बालू आ गया, मिट्टी आ गया लोहा के साथ, तो हम लोग क्या करें, उसको हटाएंगे ना, उसको हटाएंगे तभी तो हम लोग उस लोहा को हम लोग रिंग फोर्स बनाएंगे, कुछ अलग रॉड बनाएंगे, कुछ अलग गाड़ी वगैरह में उसका यूज करेंगे, हटाएंगे तब ना। इसलिए हम लोग अशुद्धि को हटाना रहता है, तो जो हटाने का जो प्रोसेस होता है ना, वही कहलाता है अयस्कों का सांद्रण। समझा बात को, तो इसको नोट करिए ताकि मैं आगे की चीज़ों को समझता हूँ। गैंग के बारे में समझते हैं, फ्लक्स क्या होता है, गालक क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, सब चीज़ को समझते हैं, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो फिर से हम लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं क्या अब क्या धातु कर्म में प्रयुक्त होने वाले कुछ पद हैं, टर्म्स, ठीक है। हम लोग जो धातु कर्म में क्या करते हैं, हम लोग धातु कर्म में क्या करते हैं, पूरे अयस्कों से क्या करते हैं, धातु का निष्कर्षण करते हैं, ठीक है। तो हम लोग धातु कर्म में क्या करते हैं, पूरे अयस्क से क्या करते हैं, धातु के निष्कर्षण का जो पूरा प्रोसेस होता है, पूरा एकदम साफ कर निकालने का, वो क्या धातु कर्म कराता है। तो उसमें कौन कौन से हम लोग का टर्म्स यूज हो सकता है, इसी को हम समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला टर्म्स होता है गैंग, है ना। गैंग ये इसी को अशुद्धि बोल सकते हैं, इसी को मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ये होता है क्या भाई, तो कुछ नहीं होता है, आपको जो अयस्क में जो कुछ अशुद्धि रहते हैं मिले हुए, जैसे बालू है, कंकड़ है, ये सब जो अशुद्धि रहता है, ये सब अवांछनीय पदार्थ होता है, मतलब इसका हम लोग यूज कोई है नहीं, इसका कोई जरूरत है नहीं, इसको क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। तो भाषा यहाँ पे यही लिखा गया कि अयस्क में उपस्थित अवांछनीय अशुद्धि पदार्थ गैंग कहलाते हैं, है ना। जैसे आपका कंकड़ हो सकता है, बालू रह सकता है, या मिट्टी रह सकता है, ये सब क्या आपका गैंग कहलाते हैं। अगला सेकंड में निस्तापन। निस्तापन क्या होता है भाई, देखिए निस्तापन को समझने पहले आप समझ लीजिए भर्जन, भर्जन, ठीक है। तो भर्जन क्या होता है फ्रेंड्स, भर्जन देखिए, यदि मान लीजिए अयस्क, फ्रेंड्स देखिए आप दोस्तों, अयस्क के साथ क्या है, आपका कुछ अशुद्धि रहेगा, तो उसको तो हटाना पड़ेगा ना। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग फ्रेंड्स, उसको गर्म करते हैं और पर्याप्त वायु की मात्रा की उपस्थिति में, जिससे क्या होता है ना फ्रेंड्स, मान लीजिए धातु कुछ कार्बोनेट है, कुछ सल्फाइड है, उसमें सल्फर है, तो वो अपने आप हट जाएगा ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके।
तो इसलिए क्या करते हैं, भर्जन में क्या करते हैं हम लोग, यदि अयस्क को वायु की पर्याप्त मात्रा की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो भर्जन कहलाता है। इससे क्या होता है, जितने भी धातु के साथ जो सल्फाइड अयस्क रहते हैं ना वो हट जाते हैं, तो हम लोग को प्योर धातु मिल जाता है। जैसे देखिए जिंक सल्फाइड है, इसमें सल्फर एक अलग चीज़ है, फालतू का चीज़ है, इसको मुझे हटाना तो क्या करेंगे हम लोग, भर्जन करेंगे। भर्जन में क्या होगा, ऑक्सीजन में क्रिया करेगा, जिससे क्या होगा, जिंक अलग हो जाएगा और सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर SO2 निकल के बाहर निकल जाएगा। उसी पर समझिए मुझे इतनी यानी कि मर्क्यूरिक सल्फाइड का क्रिया कराना हो तो क्या हो जाएगा, तो मर्क्यूरिक सल्फाइड O2 से क्रिया करेगा तो मरकरी और सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। तो इससे भर्जन से क्या होता है फायदा, भर्जन से मुझे ये फायदा है कि हम लोग को ना धातु में जो अवशिष्ट पदार्थ रहेंगे ना, सल्फाइड अयस्क है, उन सल्फाइड अयस्कों का हम लोग क्या करेंगे, सांद्रण कर सकते हैं। तो याद रखिए, एग्जाम में बहुत पूछे जाते सवाल कि भर्जन विधि द्वारा किस प्रकार के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, तो सल्फाइड अयस्क को। देखिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ ना कि भर्जन द्वारा सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है ना। तो भर्जन में क्या हुआ आपका, देखिए हम यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पे गर्म करेंगे और O2 रहेगा, गर्म करेंगे O2 रहेगा, तो इसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किया जाएगा। लेकिन निस्तापन जैसे इसका उल्टा है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, कार्बोनेट अयस्क का सांद्रण करते हैं, कार्बोनेट अयस्क का सांद्रण करते हैं, मतलब इसमें क्या करते हैं हम लोग, कार्बोनेट अयस्क को गर्म करते हैं, जिससे क्या होता है वो उससे कार्बन अलग हो जाता है। तो यहाँ पे यही लिखा गया है, यदि अयस्क को उच्च ताप पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है तब वह निस्तापन कहलाता है। यहाँ पे क्या, वायु अनुपस्थिति में, यहाँ अनुपस्थिति है और यहाँ पे उपस्थिति है, दोनों में अंतर यही है। और यहाँ पे फिर क्या होता है कि निस्तापन में हम लोग कार्बोनेट अयस्क का सांद्रण करते हैं, लेकिन भर्जन में हम लोग सल्फाइड अयस्क का सांद्रण करते हैं, है ना। सांद्रण समझ, सांद्रण का मतलब समझ आ रहा ना, सांद्रण का मतलब होता है कि हम लोग अयस्कों से क्या अशुद्धि पदार्थों को हटाना सांद्रण कहलाता है। तो सब क्या, कार्बोनेट अयस्क हट रहा है ना, तो कार्बोनेट हट गया तो जिंक ऑक्साइड बन गया। अब फिर जिंक ऑक्साइड से क्या करें हम लोग, आगे करेंगे कार्बन के द्वारा अपचयन, तो मुझे प्योर जिंक मिल जाएगा। तो ये आपका ये कुछ टर्म्स जो है यूज होते रहेंगे आपको आगे चल के, इसलिए इस टर्म्स को मैंने लिख दिया हूँ ताकि आप इसको समझ पाएँ, ठीक है। तो ये आपका निस्तापन हो गया, ये आपका भर्जन हो गया। अगला है चौथा नंबर गालक। गालक का मतलब था फ्लक्स। ये फ्लक्स क्या होता है भाई, देखिए हम लोग का अयस्क में क्या था, अशुद्धि था, कंकड़ था, बालू था, मिट्टी था, अब उसको तो हटाना ही पड़ेगा। तो हटाने के लिए क्या करते हैं ना, हम लोग एक बाहरी पदार्थ को मिलाते हैं, ताकि मिलाने से क्या होगा ना, वो हट जाए, उसके साथ बाहर निकल जाए। जैसे समझते हैं बात को, जैसे आप लोग कभी देखो गंदगी वगैरह रहता है तो क्या करते हैं, पानी मारते हैं, क्यों मारते हैं, क्योंकि पानी के साथ ना वो गंदगी बह के चला जाए। इसीलिए क्या करते हैं, अयस्क में भी क्या करते हैं ना, हम लोग कुछ मिलाते हैं शुद्धि, ताकि उसको मिलाने से उसके साथ बाहर निकल जाए। तो गालक वही है, वो बाहरी मिलाया वाला पदार्थ है, क्या कहलाता है, अयस्क में उपस्थित अवांछनीय अशुद्धि को हटाने के लिए मिलाया गया बाहरी पदार्थ गालक कहलाता है। गालक अंग्रेजी में बोलते हैं फ्लक्स। जैसे आपका SiO2 है, आपका CaCO2 है, ये सब क्या आपका, ये सब गालक है। गालक सब बाहर निकालने वाला पदार्थ ये है ना। तो इसको आप नोट कर लीजिए गालक को, ताकि मैं आगे के और कुछ बचा हुआ, जैसे अभी आपका बचा हुआ अभी गालक हो ना, अभी आपका फ्रेंड्स और भी बचा हुआ चीज है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं अभी देखते हैं, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए फिर हम लोग क्या करते हैं, जो कुछ बचा हुआ पार्ट्स जो है धातु का प्रयोग होने वाले पद का, वो देख लेते हैं उसको क्या करते हैं। तो अभी हम लोग क्लियर हो गया ना आपका, क्या गैंग क्लियर हो गया आपका, गैंग फ्लक्स है ना, सब क्लियर हो गया ना, निस्तापन भर्जन समझ गए। अब हम लोग आते हैं फिर इसके बाद आता है, देखिए हम लोग फ्लक्स पढ़े थे, क्या होता है फ्लक्स, जो गैंग को हटाने वाला पदार्थ, जो बाहरी मिलाते हैं पदार्थ उसको हटाने के लिए, उसको फ्लक्स बोलते हैं। अब क्या होता है ना फ्रेंड्स, वो जो बाहरी पदार्थ मिलाए फ्लक्स और पहले से उपलब्ध अशुद्धि गैंग, वो दोनों मिल करके ना बनाता है क्या, धातु मल बनाता है, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्लैग बोलते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा गया है स्लैग क्या होता है, तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि तथा फ्लक्स मिलकर धातुमल का निर्माण करते हैं। ये क्या कहता है, धातुमल या स्लैग बोलते हैं। देखिए कैसे निर्माण करता है, देखिए अशुद्धि में क्या होगा, अशुद्धि में बालू होगा, है ना, बालू होगा ना अशुद्धि में, बालू कंकर मिट्टी ये सब अशुद्धि में कहलाते हैं। तो SiO2 क्या होता है, SiO2 फॉर्मूला क्या होता है, बालू को ही बोलते हैं, ये बालू को तो SiO2 बोलते हैं। प्लस अशुद्धि क्या, ये अशुद्धि गैंग हो गया,
बाहर मिलाते क्या है, क्या मिलाते हैं, फ्लक्स मिलाते हैं। फ्लक्स क्या होगा, CaO होगा, मिल करके क्या बनाएगा, CaSiO3, ये बनाएगा। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं धातुमल बोलते हैं, है ना। ये आपका गैंग था, ये आपका फ्लक्स था, दोनों मिल करके धातुमल बनाया। तो डिफिनेशन वही बोला गया कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि तथा फ्लक्स मिल करके धातुमल का निर्माण करते हैं। तो ये निर्माण करने से क्या होता है, आपको उसमें क्या होता है ना, जितने अशुद्धि हट जाते हैं, है ना, हटने के बाद क्या होता है, हम लोग को निष्कर्षण हो जाता है अच्छी तरह से। तो हम लोग को हटाना है सिर्फ, है ना, अशुद्धि को। अगला 8वां नंबर प्रगलन। प्रगलन का मतलब क्या होता है भाई, देखिए मैंने अभी आपको निस्तापन पढ़ाया था, तो निस्तापन में क्या हुआ था, जब जिंक कार्बोनेट को मैं जलाया था ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, गर्म किया था, तो वहां से क्या हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड निकला था, साथ साथ आपका जिंक ऑक्साइड बन गया था। अब जिंक ऑक्साइड को हटाना है, अब ऑक्सीजन को हटाना है, क्योंकि जब हम सब जानते हैं कि हमको धातु कब प्राप्त होगा, जब ZNO से हम ऑक्सीजन को हटाएंगे, है ना। तो दोस्तों क्या होता है ना कि हम लोग ऑक्साइड को या ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम लोग कार्बन का प्रयोग करते हैं, कोक का प्रयोग करते हैं। अब कोक का प्रयोग करने से क्या होता है ना, हमको ZN मिल जाता है। हमको यही चाहिए सिर्फ, हमको तो सिर्फ धातु चाहिए, हमको धातु के अलावा कुछ नहीं चाहिए, कार्बन ऑक्सीजन कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सिर्फ ZN चाहिए, जिंक चाहिए, धातु चाहिए। इसलिए क्या करते हैं फ्रेंड्स, प्रगलन में क्या करते हैं, प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड को कोक या कार्बन के साथ गर्म कर उसे धातु में परिवर्तित करते हैं, उसे प्रगलन कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए आप लोग, देखिए जैसे एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए दोस्तों ZNO है प्लस C, अब क्रिया करेगा ZN बनाएगा अब प्लस में CO बनाएगा। तो देखिए हमको ZN मिला कि नहीं मिला, हमको ZN मिला ना, मन खुश हो गया, क्यों, क्योंकि हमको सिर्फ ZN चाहिए था, ZN मिल ही गया। तो इस तरह से हम लोग इसीलिए इस कार्बन का यूज करते हैं। बात समझ आ रहा है ना, मेरी बातों को समझ रहे ना, यहाँ पे इसलिए यूज करते हैं ZNO का। कोई दिक्कत हो रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बढ़ते हैं धातुकरण का विधि के बारे में। अब आते हैं हम लोग मेन बात पे, कैसे हम लोग धातु को बाहर निकालेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये तो कुछ टर्म्स बात समझ लिए, कोई इसका मतलब ये होता है। अब आता है धातुकरण का विधि, कैसे भाई होता है धातु। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, अयस्कों का सांद्रण करना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करेंगे, जो कि भर्जन और जारन के विधि द्वारा होता है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग करेंगे धातु के ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण करेंगे, जो कि प्रगलन विधि द्वारा हुआ। उसके बाद क्या करेंगे, जब देखिए दोस्तों धातु मिल भी जाएगा ना, उसके बाद प्रोसेस रुकता नहीं है, उसके बाद एक और प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का नाम है शोधन। शोधन का मतलब उसको एकदम प्योर बनाना, प्यूरिफाई करना, है ना। तो शोधन विधि होता है लास्ट में। उसके बाद ना हम लोग धातु का यूज करते हैं किसी चीज को बनाने के लिए। बात समझा, कैसे प्रोसेस हम लोग अयस्क कैसे निकालते हैं धातु का अयस्क से, ये आपका 4 स्टेज से गुजरना पड़ेगा। अब दोस्तों अयस्कों का सांधन का बहुत सारा मेथड होता है। अब मान लीजिए अयस्क में कोई कंकड़ मिल गया है, तो हम लोग सीधे चुन के निकाल लेंगे, बस सांद्रण हो गया। अब मान लीजिए तो अयस्क में कुछ डिफिकल्ट रहते हैं पदार्थ, जिसको निकालना, चुन के निकालना कठिन होता है, तो उसके लिए मैथड होते हैं। तो दोस्तों अयस्क के सांधन के लिए आपको 3 मैथड पढ़ना है। कौन कौन से मैथड है आपका, देखिए पहला मैथड आपको जो पढ़ना है ना, उसका नाम है फेन प्लावन विधि। फेन उत्प्लावन, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा क्या करते हैं हम लोग, अयस्क का सांधन करते हैं, जो कि ये सिर्फ सल्फाइड अयस्क के लिए लागू होता है। सेकेंड नंबर हम लोग फ्रेंड्स करते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, इस प्रोसेस का यूज करते हैं। ये कहाँ करते हैं दोस्तों, ये वहां पे करते हैं जहां पे अयस्क और अशुद्धि में ना बहुत दोनों में भार का अंतर बहुत कम होता है, तो वहां पे आपको ना हाथ से चुन के नहीं कर सकते हैं, आपको दिक्कत हो जाएगा। इसलिए वहां पे हम लोग गुरुत्वीय पृथक्करण मेथड का यूज करते हैं। थर्ड नंबर हमारा फ्रेंड्स चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा क्या करते हैं हम लोग, अयस्क का सांधन करते हैं। अब ये कहाँ यूज करते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि, तो ये फिर वहां पे करते हैं जहां पे कोई अयस्क में अशुद्धि ना चुंबकीय गुण वाला हो, तो वहां पे हम लोग इसका यूज करते हैं। और एक हाथ से चुन कर भी होता है, चौथा नंबर। जैसे मैं आपको गेहूं में मिला दूंगा, क्या गेहूं में मैं मिला दूंगा मक्का,
तो आप तो चुन के निकाल सकते हैं मक्का को, लेकिन वही गेहूं में यदि रहेगा चावल तो निकालना कठिन हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम साइज के होते हैं। बस में आ रहा ना, तो वहां पे डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए ये सब प्रोसेस का यूज करते हैं। तो हम लोग अभी जस्ट हेडिंग डालेंगे फेन प्लावन विधि का, फिर पढ़ेंगे गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का, फिर पढ़ेंगे चुंबकीय पृथक्करण विधि का, फिर हमारा ये वीडियो खत्म होगा, फिर अगला पार्ट आएगा, उस पार्ट में आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लग रहा है, सीखते चल रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर ठोकते चलिएगा, ठीक है। और चैनल पर पहली बार होंगे तो भाई सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि इसको तो बोलने की जरूरत है नहीं ना, हमारे चैनल पर तैयारी भी कराई जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखें आप लोग। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ताकि मैं आगे इसको प्रोसेस को देखता हूँ। नोट कर लीजिए इसको। तो फिर सब लोग क्या करते हैं, हम लोग सीखते हैं क्या, फिर सब लोग पृथक्करण विधि, ठीक है। तो हम लोग अयस्कों का साथ हम लोग 3 मेथड पढ़ेंगे। हाथ से चुन कर तो आप जान नहीं सकते, हाथ से चुन लीजिएगा, बस हो जाएगा, जिसमें आपको पता चलेगा साफ साफ। सेकंड हमारा मेथड क्या, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। अब ये समझिए कि गुरुत्वीय पृथक्करण विधि अप्लाई कहाँ करते हैं, कहाँ ऐसे जरूरत पड़ता है कि हम लोग अप्लाई करना पड़ता है। देखिए हम लोग कहाँ करते हैं कि यह विधि वैसे अयस्कों के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें अयस्क के कण और उसमें ऊपर से अशुद्धि में भारी होता है, मतलब वहां पे अशुद्धि आपका क्या होता है ना, जो भारी होते हैं, क्या जिसमें जो कण होते हैं अशुद्धि के कण, उनमें उपसर्ग से अशुद्धि से भारी होता है, जो कण जो उपस्थित होता है अयस्क का वो भारी होता है, ठीक है। तो हम लोग वहां पे क्या करते हैं ना, हम लोग को हटाना वहां पे दिक्कत हो जाता है, इसलिए हम लोग कहाँ करते हैं, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का उपयोग करते हैं। अब इसे समझिए कैसे इसको हटाते। देखिए मान लीजिए क्या करना, फिर आपको एक टेबल ले लेना, ठीक है। टेबल ले लेना, टेबल पे क्या करना है ना, कुछ आपका मेढ़ा बना देना, मेढ़ा बना देना। मेढ़ा का मतलब क्या होता है, देखिए ऐसे ऐसे कुछ खाना, बॉक्स वगैरह ऐसे ऐसे बना देना। और क्या करना ना दोस्तों, आपको अयस्क को जल से भिगो देना है, जल से भिगो देना। पूरा जो अयस्क है वो वास्ते अशुद्धि है, उस सबको जल में मिला दीजिए, और जल में मिला के क्या करना है ना दोस्तों, इसके ऊपर से डालना है। ये ऊपर से डालिएगा दोस्तों, क्या होगा ना आपका, क्योंकि अयस्क तो पूरा गाढ़ा बन गया है ना, द्रव जैसा, तो वो क्या होगा ना, इसमें से फ्लो होने लगेगा, ऊपर से फ्लो होने लगेगा। और दोस्तों जो भारी पदार्थ जो रहेगा ना दोस्तों, वो भारी पदार्थ वो आपका यहाँ पे जम जाएगा, यहाँ पे आपका बैठ जाएगा ना, यहाँ पे क्या होगा आपका बैठ जाएगा। और जो कीचड़ युक्त जो आपका पदार्थ रहेगा ना, वो क्या होगा, ऊपर से मेढ़ा के ऊपर द्वारा वो प्रवाहित हो जाएगा, ठीक है। तो आपका प्रवाहित हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हो जो भारी जो पदार्थ है, भारी पदार्थ यहाँ पे मेढ़ा में जम गया है, वो फंस गया, यहाँ पे फंस गया है, तो ये आपका अयस्क हो गया, इसको बाहर निकाल लेंगे। और ये जो ऊपर ऊपर बह के गया है, ये कीचड़ युक्त पदार्थ है। कीचड़ युक्त पदार्थ मतलब ये अपशिष्ट पदार्थ है, ये अशुद्धि है, तो ये बाहर निकल जाएगा। और ये सब आपका जो यहाँ पे जमा हुआ है, फंसा हुआ है यहाँ पे, ये आपका अशुद्धि है, इसको बाहर निकालेंगे। तो हम लोग अशुद्धि का अयस्क का क्या हो गया, शुद्धिकरण हो गया, अयस्क का हम लोग सांद्रण हो गया। तो इस तरह से हम लोग करते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। कहाँ करते हैं, जब भारी हो, जब उसमें जो अयस्क हो भारी हो और शुद्धि हल्का हो, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। जो हल्का शुद्धि क्या होता है, बाहर पानी के द्वारा फ्लो कर बाहर निकल जाता है, और भारी जो शुद्धि यहाँ पे फंस जाता है मेढ़ा में, इसको क्या बोलते हैं, इसको मेढ़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको मेढ़ा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं कीचड़ युक्त जल बोलते हैं इसको। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यहाँ पे क्या, अयस्क है, अब प्लस में आपका जल है, और यहाँ पे आपका क्या बचा, ये जो बचा हुआ है यहाँ पे फंसा हुआ क्या है, आपका अयस्क है। तो इस तरह से हम लोग गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा अयस्कों का सांद्रण करते हैं, ठीक है। ये आपका पहला मेथड हो गया। सेकेंड मेथड क्या था, फेन उत्प्लावन विधि। ये जनरली दोस्तों मेथड जो है ये आपका लागू होता है सल्फाइड अयस्क के लिए, सल्फाइड अयस्क के लिए, है ना। इसमें आपका जिंक हो गया, आपका लेड हो गया, आपका कॉपर हो गया, इसके लिए करते हैं। ये क्या कहता है, देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, तो इस विधि में क्या करते हैं फ्रेंड्स, आपका सल्फाइड अयस्क का क्या आता है सिर्फ, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, सर्वप्रथम अयस्क के भारी चूर्ण को जल में भिगो देते हैं, और जल से भरी टैंक में उसको डाल देते हैं। क्या करेंगे, सर्वप्रथम सल्फाइड अयस्क को क्या करेंगे, एक जल से भरा हुआ टैंक में डाल देंगे, है ना। उसके बाद क्या करते हैं, उसमें पाइन का तेल या तारपीन का तेल हम लोग डालते हैं, और डालने के साथ साथ उसमें एक गर्म वायु भी प्रवाहित करते हैं। गर्म वायु किस लिए प्रवाहित करते हैं, गर्म वायु इसलिए प्रवाहित करते हैं ताकि उसमें फेन बने। नाम में ही है इसका फेन उत्प्लावन, यानी कि फेन को उत्प्लावन करना, फेन को बाहर निकालना। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, वायु देते हैं, यानी फूकते हैं, उसमें हवा डालते हैं, तो उसमें गर्म हवा डालते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उसमें अयस्क के जो हल्के कण होते हैं फेन के साथ ऊपर आ जाते हैं, सतह पे आ जाते हैं,
और फेन के साथ जो आता है ना उसको हम लोग छान लेते हैं, क्योंकि वो अयस्क रहता है, अयस्क हल्का रहता है, तो उसको हम लोग छान लेते हैं। तो सतह पर आ जाता है तथा अशुद्धि टैंक के नीचे बैठ जाता है, फिर अयस्क को छान कर सुखा लिया जाता है। तो इस विधि ये आपका खत्म हो गया, बस कुछ नहीं करना। क्या करना देखिए समझिए, क्या करेंगे, सल्फाइड गैस को ले लेंगे, जल से भरा टैंक में डाल देंगे, डालने के बाद क्या करेंगे, उसमें पाइन का तेल डालेंगे, साथ में गर्म वायु प्रवाहित करेंगे। गर्म वायु किस लिए प्रवाहित करेंगे, ताकि वो जो वाटर है ना, वाटर वो फेन बने, फेन के रूप में ऊपर आए। और ऊपर आएगा क्यों, क्योंकि फेन के साथ साथ आपका अयस्क आएगा, उस अयस्क को छान के निकाल लेंगे, उसको सुखा लेंगे, और जो अशुद्धि रहेगा, खराब पदार्थ रहेगा, वो आपका जल के टैंक में नीचे बैठ जाएगा। बस हम लोग क्या करना है, सांद्रण में क्या करना है, अशुद्धि को अलग करना है। तो ये हमारा यहाँ भी अशुद्धि अलग हो गया है ना। आपका अशुद्धि क्या हो गया, आपका अशुद्धि क्या, अशुद्धि क्या नीचे बैठ गया और इसको बाहर निकाल लिए, तो आपका सांद्रण हो गया। ये किसके लिए करते हैं, तो शीशा के लिए करते हैं, कॉपर के लिए करते हैं, जस्ता के लिए करते हैं। ये आपका फेन प्लावन विधि हो गया। तो एग्जाम में सवाल आपको अक्सर पूछाते हैं, बोल देता है फेन प्लावन विधि का वर्णन करें, तो आपको बता देना है, ठीक है। ये सब लिखना है, जो मैं लिख रहा हूँ दोस्तों आपको नोट्स बना लेना है, ताकि आपको एग्जाम टाइम कहीं से देखना ना पड़े, आप बस नोट्स को देखिएगा तो आपको याद आ जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। नोट्स बनाते चलिए, तो इसको आप लोग नोट करिए। फिर हमारा तीसरा बचा हुआ मैथड, तीसरा मैथड क्या हमारा, गुप्त भी हो गया, बचा हुआ चुंबकीय पृथक्करण विधि है ना, वो भी याद कर लेते हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि, ठीक है। ये इसका भी देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि इसको भी एग्जाम में सवाल आते रहते हैं 5 नंबर के, तो इसको भी देख लेते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर मैं बताता हूँ इसको। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, थर्ड नंबर हमारा जो है पृथक्करण विधि क्या है, हमारा चुंबकीय पृथक्करण विधि। इसका हम लोग कब पढ़ा, देखिए सोचिए जरा, ये जब कब पढ़ा दोस्तों, जब क्या होता है, जब अयस्क और अशुद्धि में कोई एक चुंबकीय पदार्थ हो। अब देखो वहां पे निकालना दिक्कत होगा, नहीं दिक्कत होगा, मैं आपको कोई दे दूंगा पदार्थ, उसमें कुछ चुंबकीय पदार्थ मिला दूंगा, तो आपको उसको अलग करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ना आप चुन के अलग कर सकते हैं, ना उसको धो के, ना फटकार, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वहां पे क्या करते हैं, एक विधि अपनाए हैं, उस विधि का नाम है चुंबकीय पृथक्करण विधि। इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक अयस्क को और जो एक महीन उसका चूर्ण बना लेते हैं। चूर्ण का मतलब एकदम उसको पीस के एकदम छोटा छोटा कर देते हैं, और उसको महीन चूर्ण बना देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, एक रोलर लेते हैं। रोलर का मतलब पता क्या होता है, 2 वृत्ताकार पहिया, उसमें क्या एक बेल्ट लगा लेते हैं, और बेल्ट लगाते हैं, और उसमें से दोस्तों एक जो रोलर होता है ना, वो चुंबकीय गुण वाला होता है। और उस रोलर में क्या, रोलर को चलाते हैं और उसमें एक बेल्ट लगा देते हैं, और ऊपर से क्या करते हैं हम लोग, उस चूर्ण को, उस अयस्क के महीन चूर्ण को डालते हैं। तो डालने से क्या होता है, वो जो चूर्ण होता है बेल्ट पे आता है, आते आते जब दूसरा चुंबकीय रोलर के पास आता है ना, तो वहां से क्या होता है, वहां पे 2 मैं रखता हूँ डिब्बा, उसमें से क्या होता है कि जो अयस्क होता है ना, वो आकर्षित हो जाते हैं रोलर के द्वारा, क्योंकि जानते हैं कि अयस्क चुंबकीय गुण वाला है, और आपका रोलर भी चुंबकीय गुण वाला है, तो ये आपका इधर चलाता है। और अशुद्धि क्या होता है ना, अशुद्धि क्या होता है, अचुंबकीय गुण होने के कारण ये दूर गिर जाता है। बस ना, ऐसे आप सब पढ़े होंगे कि चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय गुण को आकर्षित करता है ना, एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो यहाँ भी अयस्क भी चुंबकीय गुण वाला है, और रोलर भी चुंबकीय गुण वाला है, तो आकर्षित करता है और यहाँ पे गिर जाता है बगल में। और चूंकि अशुद्धि अचुंबकीय गुण वाला है, तो वो दूर गिर जाता है एक अलग बॉक्स में। तो यहाँ हम लोग का अलग हो गया अयस्क और अशुद्धि। तो इस विधि से हम लोग क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। तो क्या कहता है विधि, जरा पढ़ लीजिए हम लोग। क्या बोलता है कि यह विधि उनके लिए है जिसमें अयस्क में और उसमें उपस्थित अशुद्धियां में से कोई एक चुंबकीय हो। तो इस विधि में अयस्क का एक महीन चूर्ण बनाकर चलते हुए रोलर के बेल्ट पर गिराया जाता है, जिससे कि एक रोलर चुंबकीय होने के कारण अयस्क आकर्षित होते हैं, और आकर्षित होकर एक पात्र में गिर जाता है, और अशुद्धि जो होता है अचुंबकीय होने के कारण एक अलग पात्र में उससे दूर गिर जाता है। यही आपका क्या हो गया, चुंबकीय पृथक्करण विधि। बात समझ आया, नहीं समझ आया, एक मैं से रिपीट कर देता हूँ आपको। क्या होता है इसमें, अयस्क का महीन चूर्ण ले लिए, चूर्ण को क्या करेंगे, चलते हुए एक रोलर के ऊपर डालेंगे, बेल्ट पर डालेंगे, उसमें से एक रोलर क्या होगा, चुंबकीय गुण वाला होगा। तो आप सब जानते हैं कि चुंबकीय को आकर्षित करता है, क्योंकि अयस्क भी चुंबकीय है और रोलर भी चुंबकीय है, तो ये क्या करेगा ना, आकर्षित करेगा इसको, तो आपका बगल में आके गिर जाएगा, है ना। तो हमको अयस्क अलग हो गया, और जो इसमें से अशुद्धि जो है ना, अशुद्धि जो है क्या है, आपका अलग गिर जाएगा, क्योंकि ये अचुंबकीय गुण वाला है। तो इस तरह से अयस्क अलग हो गया, अशुद्धि अलग हो गया। तो सांद्रण में क्या करते हैं, अयस्क से अशुद्धि को अलग करते हैं।
तो हमारा ये हो गया सांधन का विधि। तो इन्हीं तीनों मेथड के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, अयस्कों का सांधन करते हैं। सांधन हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑक्साइड के रूप में इसका परिवर्तन करेंगे। फिर ऑक्साइड से क्या करेंगे हम लोग, भर्जन या जारण द्वारा उसको फिर क्या करेंगे, धातु के रूप में प्राप्त करेंगे। फिर धातु प्राप्त उसको क्या करेंगे, उसको परिष्करण करेंगे, शोधन करेंगे। उसे शोधन करने के बाद हम लोग यूज करने लगेंगे लोहा को, एल्युमिनियम को, अपना कुछ ही बनाइए। तो इस तरह से अयस्कों के निष्कर्षण से लेकर प्रोसेस होता है। अगला जो फिर हमारा वीडियो आएगा उसमें हम लोग सीखेंगे संक्षारण के बारे में, मिश्र धातु के बारे में, और दो इंपॉर्टेंट चीज को सीखेंगे। उसमें क्या है, एल्युमिनियम का निष्कर्षण और लोहा का निष्कर्षण, क्योंकि हर बार एग्जाम में सलाहते रहते हैं एल्युमिनियम का निष्कर्षण का वर्णन करो 5 नंबर में आते हैं, लोहा का वर्णन करो 5 नंबर। तो अगला एक और पार्ट लाऊंगा, उस पार्ट में आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो ओवरऑल इस चैप्टर का वो 4 पार्ट बन गए हैं, तो 4 पार्टों से आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसलिए इसके पहले जब पार्ट नहीं देखोगे तो आपका पहले 2 पार्ट उसको देख लीजिए, ठीक है, तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा ना, कुछ सीखे, हेल्पफुल था, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पर पहली बार होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसे ही लगता है वीडियोज लाते रहता हूँ चैप्टर वाइज सोल्यूशन का। और साथ साथ आप सब जानते हो कि हमारे चैनल पे क्लास 10th 11th 12th की लगातार तैयारियां कराई जा रही है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। और मैं ज़्यादा यही कहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों तक, ताकि आपको दोस्त पढ़ने वाले वो भी जानेगा, अभी आगे बढ़ेगा। और फ्रेंड्स यदि आपको कुछ अलग चैप्टर का वीडियो देखना है तो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बना दिया गया है, या फ्रेंड्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके पहले वाले चैप्टर का लिंक डाला हुआ है, तो उस चैप्टर को आप कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बन रहेगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।